Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will discuss about the topic polymerase chain reaction or which we commonly known as PCR. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि PCR क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, क्या इसके प्रिंसिपल हैं, क्या इसकी मेथोडोलॉजी है और क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज का मतलब यहाँ पर किससे है, डीएनए से। ठीक है, तो डीएनए जब पॉलीमराइज होता है तो क्या करता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा है कि डीएनए को डुप्लीकेट करता है रेप्लिकेशन में, ऐसे ही पीसीआर की जो हमारी टेक्निक है, इट इज़ यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ जीन। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या हो गया कि उसकी कॉपीज बनाना। Used for amplification of a specific segment of DNA। मतलब कि कोई पर्टिकुलर अगर डीएनए का सीक्वेंस है, उसकी हमें डिफरेंट कई सारी कॉपीज बनानी है। जैसे समझ लें कि हम फोटो कॉपी करते हैं कि एक हमारा पेज होता है, उसकी हमें कई सारी फोटो कॉपी निकालनी है। ऐसे ही अगर हमारा कोई जीन है, उसकी हमें कई सारी कॉपीज बनानी है, उस केस में हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। तो एक तरीका होता है हमारा क्लोनिंग का, क्लोनिंग से भी हम जीन की कॉपीज बना सकते हैं। और दूसरा हमारा तरीका होता है पीसीआर का, जहाँ पर हम कोई लिविंग होस्ट नहीं यूज़ करते हैं, केवल हमारा ये एक ट्यूब में रिएक्शन हो जाता है एक मशीन के अंदर और हमारी जो डीएनए की कॉपीज़ है वो बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये होता है और क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो पीसीआर बेसिकली हमने किसके लिए यूज़ किया, फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, या वी कैन से फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए। इसको इन्वेंट किसने किया था, पीसीआर टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाई कैरी मुलिस। कब इन्वेंट किया था, 1985 में। ठीक है, और उसके बाद से ये टेक्निक जो है वो धीरे धीरे कॉमन होती गई और आजकल ये हमारे मेडिकल डायग्नोसिस के क्षेत्र में भी पीसीआर को बहुत यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा कोविड-19 जब था तब आरटी-पीसीआर की बात हो रही थी, जो कि एक वेरिएशन होता है इस पीसीआर का। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीसीआर अभी नॉर्मल मतलब रूटीन में आ चुका है। तो क्योंकि ये इतना यूज़ हो रहा है और इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पीसीआर में हम कह रहे हैं कि पीसीआर जो है वो डीएनए की कॉपी बनाता है। मतलब अगर हमने कोई स्पेसिफिक सेगमेंट दिया है तो उस सेगमेंट की ये कई सारी कॉपीज़ बना लेता है। तो थोड़ा सा हम चलते हैं अपना, जब हमने क्लास 11th में पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, क्लास 11th के बायोटेक में है और 12th के बायोलॉजी में है। तो उसमें क्या होता था कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे क्या होती थी, एक एंजाइम थी टोपोआइसोमरेज और गाइरेज, जो कि क्या करती थी, जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करती थी। फिर यहाँ पे एक प्रोटीन लग जाती थी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बाद क्या होता था कि एक प्राइमेज थी एंजाइम, जो कि क्या करती थी, प्राइमर लगाती थी। फिर हमारा आता था डीएनए पॉलीमरेज, जो कि पॉलीमराइज करता था। तो ये सारा जब प्रोसेस होता था तब हमारा जो डीएनए है वो 1 से 2 होता था, यानी कि डीएनए हमारा रेप्लिकेट करता था। लेकिन जब हम यहाँ पर कर रहे हैं पीसीआर में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि पीसीआर में जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उसको ही हम क्या करेंगे, हीट देके और ब्रेक कर देंगे, सिंगल स्टैंडर्ड में आ जाएगा। और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद फिर हम प्राइमर्स एनिल करा देंगे और फिर हमारा 1 से 2 डीएनए हो जाएगा। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है हमारे पीसीआर का। तो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग ऑफ प्राइमर्स टू द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए।
जब हमारे जो प्राइमर्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग से उस स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए के पास अटैच हो जाएंगे, तब हमारा वो जो स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट है वो हमारा कॉपी हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग ऑफ primers to the specific segment of DNA and thereby क्या, जब हमारा प्राइमर अलाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तब हमारा डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कर देगा। thereby सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, thereby synthesis of new strand। अब बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कि हमारे पीसीआर में जब हम पीसीआर करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो क्या होगा, जो हमारा डीएनए हमें एम्पलीफाई करना है वो होगा सबसे पहला रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, ठीक है, डीएनए हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सबसे पहले प्राइमर्स, कि जो डीएनए हम एम्पलीफाई कर रहे हैं उस डीएनए के लिए हमको स्पेसिफिक प्राइमर चाहिए। प्राइमर पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें जब आप उस वीडियो को विजिट करेंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि प्राइमर कैसे बनाते हैं और प्राइमर का क्या यूज़ है। यहाँ पर भी हम देखेंगे, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा डिटेल जानकारी है, तो वहाँ पर आप जाके प्राइमर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो एक हमें चाहिए, अब क्या हमारे पास चाहिए, हमें प्राइमर्स। डीएनए हो गया, प्राइमर्स हो गया। अब प्राइमर जब आ गया, अब क्या होगा, अब हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट इज डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बिना प्राइमर के काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमको चाहिए प्राइमर, फिर हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि कौन सी होनी चाहिए, इट शुड बी थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल क्यों होना चाहिए अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड। अब प्राइमर हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, तो अब क्या चाहिए, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो हमें क्या चाहिए, डीएनटीपीज। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी हमारी डीएनटीपीज। जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, डीएनए पॉलीमरेज कैसे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगी, तो उसे बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए डीएनए के लिए। वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे डीएनटीपीज। तो ये चार जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये होनी चाहिए, और एक बफर की जरूरत पड़ती है, जिसमें क्या होते हैं कि कुछ कोफैक्टर्स और कुछ मटेरियल्स होते हैं, जिसमें रिएक्शन मिक्स, जिसमें कि हमारा ये सब सारा हम ट्यूब में डाल के और अपना पीसीआर का रिएक्शन करते हैं। तो मेन हो गया हमारा डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, सेकंड इज प्राइमर्स, थर्ड इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, फोर्थ इज डीएनटीपीज एंड फिफ्थ इज द बफर। अब आ जाते हैं इसके स्टेप्स में। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो फर्स्ट स्टेप है इसका पीसीआर का, कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब डीएनए हमारा क्या होगा, अलग सेपरेट होगा, तभी हमारा प्राइमर जाके एनील होगा, और प्राइमर एनील होने के बाद ही क्या होगा, जो हमारी स्ट्रैंड है वो आगे बढ़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप इज द डीनेचुरेशन। डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के स्टेप को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। कौन सा डीएनए, जो हमने लिया है इसमें एम्पलीफाई करना है जो हमें, उसको हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डीनेचर करके सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको उसको कन्वर्ट करना होगा। और डीनेचुरेशन किस टेम्परेचर पे होगा, डीनेचुरेशन इज हेल्ड एट 90 to 95 डिग्री सेल्सियस।
क्यों? क्योंकि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होंगे। जब हम हीट देंगे तो उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जैसे हमको पता है कि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग है कि ए हमारा बाइंड करता है टी से, जी हमारा बाइंड करता है सी से। ए इज बॉन्डेड विथ टी with 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड G is bonded with C with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हम इतना टेम्परेचर पे हीट देंगे तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा डीएनए क्या हो जाएगा? इट विल सेपरेट। तो अगर हमारा डीएनए ऐसा था तो क्या हो जाएगा? अब ये सेपरेट हो जाएगा। डीनेचुरेशन के बाद ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, अलग अलग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज द डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए एट 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप इज एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स। एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, प्राइमर्स अभी समझ लेते हैं क्या होंगे। तो प्राइमर्स क्या होते हैं? हमें 2 प्राइमर चाहिए। ठीक है, 2 प्राइमर कैसे चाहिए कि हमारा, मान लो हमको ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट हमें डीएनए का एम्पलीफाई करना है, तो इन दोनों स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए हमारे पास जो प्राइमर होगा वो होना चाहिए। एक हमारा प्राइमर लग जाएगा यहाँ पे ऐसे, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस कैसे होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और एक हमारा प्राइमर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एनीलिंग ऑफ प्राइमर का मतलब कि प्राइमर यहाँ पर आके जुड़ गया। अभी क्या हुआ? केवल प्राइमर यहाँ पर आकर जुड़ गया। जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो सेपरेट हुआ। सेपरेट होने के बाद सेकंड जो स्टेप है हमारा एनीलिंग ऑफ प्राइमर। एनीलिंग ऑफ प्राइमर एट 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमारा प्राइमर जो है वो अटैच हो गया। और ये जो अटैचमेंट होगा ये कैसे होगा? कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग से। कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग से अटैच होगा, मतलब यहाँ पर अगर ए टी सी होगा तो यहाँ पर जी ए और टी होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग से ही हमारा प्राइमर यहाँ पर अटैच हो गया। और प्राइमर अटैच होने के बाद क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज आएगी और डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देगी? एक जो हमारा प्राइमर यहाँ से लगा था 5 प्राइम से, इसको क्या करेगी? ये आगे तक यहाँ तक बढ़ा के ले जाएगी। और एक हमारा जो प्राइमर यहाँ पे लगा था ठीक है, एक जो हमारा प्राइमर यहाँ पे लगा था ये यहाँ तक 5 प्राइम से 3 प्राइम यहाँ तक हमारा प्राइमर एक्सटेंड कर दिया। और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ क्या? एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। और ये किस टेम्परेचर पे होगा? इट विल बी हेल्ड एट 72 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप ये सोचो कि जो हमारी डीएनए पॉलीमरेज है एंजाइम, एंजाइम ही है। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को अगर हम इतने टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के लिए, तब क्या होगा? क्या वो स्टेबल रह पाएगी? नहीं, क्योंकि प्रोटीन क्या होती हैं? प्रोटीन डीनेचर हो जाती हैं। तो जब हम इतने टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे और हमारा जो रिएक्शन मिक्स है, जो हमारा रिएक्शन मिक्स है, उस रिएक्शन मिक्स में क्या है? ये सारी चीज़ें हैं हमारी रिएक्शन मिक्स में, मतलब डीएनए भी है, प्राइमर भी है, पॉलीमरेज भी है, डीएनटीपीज भी हैं। उस पूरे मिक्स को हमने क्या किया है? 90 से 95 डिग्री पर लेकर आए हैं। तो क्या वो एंजाइम बचेगी? नहीं बच पाएगी। और एक बार प्रोटीन हमारी डीनेचर हो जाती है तो फिर उसका क्या होगा? एक्टिविटी लूज हो जाएगा। तो जब डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी लूज कर लेगी तो क्या वो डीएनए को सिंथेसाइज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसी के लिए हमको चाहिए था क्या? हमको चाहिए था थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मो का मतलब क्या हो गया?
टेम्परेचर, और स्टेबल का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल हो जो डीएनए पॉलीमरेज, वो हमको चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? जब हम कह रहे हैं कि कोई एंजाइम हमारा इस टेम्परेचर पे वर्क ही नहीं करता है, डीनेचर हो जाता है, तो कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए देखा गया कि येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करते हैं। तो अगर जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर रहा है तो उसके अंदर भी रेप्लिकेशन हो रहा होगा, और उसमें जब रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो उसकी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगी वो उस टेम्परेचर पे काम कर रही होगी, क्योंकि तभी वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस बैक्टीरिया से इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को निकाल लिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया है जिससे हमें क्या मिला है, वी गॉट टैक डीएनए पॉलीमरेज विच इज अ स्टेबल थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पीसीआर में कौन सा एंजाइम यूज होता है, क्यों हम टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, कहाँ से टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट किया गया, तो कौन सा एंजाइम यूज होता है, वी यूज टैग डीएनए पॉलीमरेज। क्यों हम यूज करते हैं, बिकॉज इट इज थर्मोस्टेबल, इट कैन सर्वाइव द टेम्परेचर ऑफ 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से इसको आइसोलेट किया गया, फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, अब देखो, अभी जो हमने ये स्टेप्स देखे कि पीसीआर में 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि एक डीएनए स्ट्रैंड था, 1 से 2 बना। ठीक है, अब इसी को अगर हम क्या करें, इसी को हम अगर रिपीट कर दें, 25 बार अगर रिपीट कर दें, मतलब समझ लेते हैं, मतलब ये कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, एक साइकिल के बाद ये क्या बन गया, 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, इस 2 से भी 2 बनेगा और इस 2 से भी 2 बनेगा। फिर नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, इससे भी, इससे भी। ठीक है, मतलब हर साइकिल में, एक साइकिल में हमारे पास अगर 1 मॉलिक्यूल था, दूसरे साइकिल में वी गॉट 2 मॉलिक्यूल, तीसरे में वी गॉट 4 मॉलिक्यूल्स, है ना, चौथे में वी गॉट 8 मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल जो हमारा डीएनए का कॉपीज है वो बनता जा रहा है। तो हर एक साइकिल के बाद हमारी जो डीएनए की कॉपी है वो बढ़ जाएगी। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है कि कई बार पूछता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज ऑब्टेन्ड आफ्टर 25 साइकिल्स ऑफ पीसीआर। तो अगर इनिशियल नंबर ऑफ कॉपी नहीं दिया है तो उसको मान लेंगे 1, और अगर बोल दिया कि इनिशियली 5 मॉलिक्यूल्स थे डीएनए के और 25 साइकिल के बाद कितना आया, तो फॉर्मूला हमारा है x इंटू 2 टू द पावर n। यहाँ पर x क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ कॉपीज, इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, और n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, फॉर्मूला किस चीज का है ये, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपीज आफ्टर पीसीआर, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपीज आफ्टर पीसीआर। ठीक है, कि x इंटू 2 टू द पावर n। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि इनिशियली हमारे पास 6 डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे, हमने 20 साइकिल रन किया पीसीआर का, तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आफ्टर 20 साइकिल्स ऑफ पीसीआर। तो क्या बता दिया उसने कि 6 इनिशियल थे और 20 साइकिल्स बनाए, तो 6 इंटू 2 टू द पावर 20 कॉपीज। बस इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इतने पर ही छोड़ देना होगा हमारा आंसर, बस इतना आंसर काफ़ी है। अगर मान लो आंसर क्वेश्चन उसने पूछा
कि how many copies of DNA we will get after 5 copies, after 5 steps of या 5 cycles of PCR। अब यहाँ पे उसने इनिशियल नंबर नहीं दिया है, तो जब इनिशियल नंबर नहीं दिया है तब हम क्या मान लेंगे कि एक ही है ना। और अगर 5 साइकिल्स कह रहा है कि 5 साइकिल के बाद हमको कितने DNA मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो 5 साइकिल से तो हम 2 to the power 5 तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तब हम केवल ऐसा करके छोड़ देंगे, ठीक है। देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन जैसे उसने बोला कि हाउ मैनी कॉपीज ऑफ DNA will be obtained after 5 cycles of PCR। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, x इंटू 2 to the power n। x यहाँ पर नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे 1, और 2 to the power n, n क्या है 5, तो 2 to the power 5 तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। तो आफ्टर 5 साइकिल्स ऑफ PCR we will get 32 copies of DNA। ठीक है, अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इनिशियली वी हैड 5 copies of DNA और how many copies of DNA will be obtained after 25 cycles of PCR। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इनिशियली हमारे पास 5 कॉपीज है DNA के, तो 25 साइकिल ऑफ PCR के बाद हमको कितने कॉपीज मिलेंगे। तो हमारा पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे x इंटू 2 to the power n। यहाँ पर x क्या है 5, n क्या है 25। तो अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे कि 5 इंटू 2 to the power 25 copies of DNA will be formed after 25 cycles of PCR। तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास, आप प्रिपेयर रहेंगे। और आपको प्राइमर बनाने के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्राइमर्स के लिए मैंने आपको बताया है कि मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहां पर देख लेंगे, उसमें प्राइमर कैसे बनाया जाता है वो बताया गया है, क्योंकि कई बार प्राइमर बनाने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ PCR के, कि PCR का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है। एप्लीकेशंस ऑफ PCR। तो क्योंकि हमने बताया क्या कि PCR जो है वो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ DNA को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो मेन जो इसका रोल होता है, एक तो क्लोनिंग में हो गया कि हमको कोई जीन चाहिए ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ में, तो हम वहाँ यूज़ कर लेंगे PCR को। सेकंड हमारा इसका यूज़ हो गया मेडिकल डायग्नोसिस में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो एक पेशेंट है, उसको टीबी है, ठीक है। टीबी मतलब क्या, खांसी है उसको और खांसी ठीक नहीं हो रही है ना। टीबी आप सब जानते हैं। तो टीबी होता किससे है, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। तो अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि मान लो किसी को टीबी हुआ, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसको कई सारे टेस्ट लिखे, प्लस उसको एक और टेस्ट लिखा कि आपका जो बलगम है उसकी जांच कराइए कि उसे माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है या नहीं है। तो क्या करता था, पेशेंट जाएगा, अपना बलगम का सैंपल देगा, उस बलगम के सैंपल को जो लेबोरेटरी वाला है वो क्या करेगा, कल्चर में लगाएगा। कल्चर में लगा के उसको कम से कम 2-4 दिन रखेगा। जब उसको कल्चर मिलेगा माइकोबैक्टीरियम का, तब वो कहेगा कि हाँ
आपके कल्चर में माइकोबैक्टीरियम पाया गया, इसका मतलब कि आपको टीबी है। लेकिन अब ये चीज़ सोचो कि क्या ये रिपोर्ट सही हो सकती है? अगर कहीं भी गड़बड़ हो गई किसी स्टेप में तो कल्चर नहीं भी आ सकता है या फॉल्स कल्चर भी निकल सकता है। तो वो क्या रिपोर्ट स्पेसिफिक हुई? नहीं हुई, प्लस उसमें टाइम भी लगा। अब अगर हम पीसीआर की हेल्प लेते हैं तब हम क्या करेंगे कि माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का जीनोम इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके स्पेसिफिक हम प्राइमर बना लें कि माइकोबैक्टीरियम के किसी हाउसकीपिंग जीन के लिए हम प्राइमर बना लें। और हम क्या करें कि पेशेंट का डीएनए सैंपल ले लें, उसके बलगम का जो सैंपल है उसमें क्या होगा, पेशेंट का डीएनए भी होगा ही, प्लस अगर माइकोबैक्टीरियम है उस पेशेंट के अंदर उसका भी डीएनए आ जाएगा जब हम डीएनए आइसोलेट करेंगे। तो अब हमारे पास सैंपल है पेशेंट का। अब हमने पीसीआर लगाया और प्राइमर क्या यूज़ कर लिया, माइकोबैक्टीरियम का स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ कर लिया। अब अगर उस पेशेंट को माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन है तो हमारा पीसीआर क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर उस पेशेंट को माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन नहीं है तो हमारा पीसीआर क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और ये जो हमारा पीसीआर का स्टेप है ये जनरली 2.5 से 3 घंटे में हो जाता है। आधे घंटे में डीएनए आइसोलेट करके और 2.5 से 3 घंटे में हमारा पीसीआर रन हो जाएगा। तो आज के आज ही उस पेशेंट को रिपोर्ट मिल जाएगी एक तो, और ये जो रिपोर्ट होगी ये क्या होगी, ये स्पेसिफिक होगी। दूसरी चीज़, ये जो माइकोबैक्टीरियम है ये कंटाजियस भी है, तो जो लेबोरेटरी वर्कर उस पर काम कर रहा होगा वो भी बच जाएगा इन्फेक्शन होने से। तो इसीलिए पीसीआर इज यूज्ड इन डायग्नोसिस। पहला तो हमने बताया था यूज इन जीन क्लोनिंग, वो लिख लेते हैं सॉरी, पीसीआर इज यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। और दूसरा पीसीआर इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी ये भी क्वेश्चन कि व्हाई इज पीसीआर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, या हाउ इज पीसीआर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो हाउ कैसे यूज होता है पीसीआर, ये तो मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि कैसे हम यूज करेंगे पीसीआर को डीएनए के डिजीज के डायग्नोसिस के लिए। तो वो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि हम पेशेंट का सैंपल लेंगे और जो डिजीज हमें डिटेक्ट करनी है उसके स्पेसिफिक हमारे पास प्राइमर होना चाहिए और हम पीसीआर लगा देंगे। अगर पीसीआर पॉजिटिव आया तो यानी कि इन्फेक्शन है, पीसीआर नेगेटिव आया तो इन्फेक्शन नहीं है। क्यों यूज होता है पीसीआर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज? बिकॉज इट इज क्या है, सेफ है। एक तो पहली बात, चीपर, ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड स्पेसिफिक। ठीक है, सेफ किसके लिए कि जो हमारा लेबोरेटरी वर्कर है जो काम करेगा, है ना, जो टेक्नीशियन है जो काम करेगा उस सैंपल पे, वो सेफ रहेगा क्योंकि उसने लाइव सैंपल नहीं लिया। चीपर, कम टाइम लगेगा तो चीप ही होगा। लेस टाइम कंज्यूमिंग, स्पेसिफिक, क्योंकि हमने प्राइमर लिया जो कि स्पेसिफिक है तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, इट विल बी स्पेसिफिक। और एक पॉइंट क्या हो गया, इट डज नॉट यूज लाइव पैथोजन, इट डज नॉट यूज लाइव पैथोजन। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि मान लो हमें कोई सॉइल सैंपल या कोई वाटर सैंपल है जिसमें हमें किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को या किसी स्पेसिफिक वायरस को डिटेक्ट करना है ना। मान लो कई सारे वाटर सैंपल्स आए और हमारा कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको डिटेक्ट करना है कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया इस पानी के सैंपल में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, जिसको हमें डिटेक्ट करना है उसके स्पेसिफिक हम क्या ले लेंगे, प्राइमर ले लेंगे, और जो हमारे पास सैंपल है उसका हम डीएनए आइसोलेट कर लेंगे। अब अगर उस सैंपल के डीएनए में वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया होगा तो वो स्पेसिफिक प्राइमर वहाँ पर बाइंड करेगा तो हमारा पीसीआर पॉजिटिव आएगा।
और अगर नहीं हुआ वो बैक्टीरिया तो हमारा पीसीआर क्या होगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि प्राइमर वहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल और वाटर सैंपल, सॉइल और वाटर सैंपल। ठीक है, और कहाँ यूज होता है तो हम देखते हैं क्राइम पेट्रोल, सीआईडी सभी देखते हैं। क्या होता है वहाँ पे, फॉरेंसिक जो टीम होती है ना, कहीं भी आजकल तो सब सुनते हैं है ना कि डीएनए की टेस्टिंग हो रही है, या क्राइम सीन से हमें डीएनए के सैंपल मिले, हेयर सैंपल लिया, उससे डीएनए लिया, वहाँ से हमने डीएनए से फाइंड आउट कर लिया कि क्रिमिनल क्या है। तो पीसीआर इज यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस, यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस। जैसे क्या करेगा कि मान लो कहीं के ऊपर क्राइम हुआ है, तो उस क्राइम सीन से उसको अगर कोई बाल का सैंपल मिल गया, या कोई स्किन का सैंपल मिल गया, या ब्लड सैंपल मिल गया, उससे उसने डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब उसके बाद उसके साथ उसके पास जितने भी सस्पेक्ट होंगे जिसको उसको शक है, उनका डीएनए ले लेगा सैंपल, और फिर मैच कर लेगा कि क्राइम सीन से जो डीएनए मिला और जो सस्पेक्ट का डीएनए है कौन सा मैच कर रहा है, तो वो हमारा क्रिमिनल निकल के आ जाएगा। तो दे आर यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस। एक जगह और यूज होता है, यूज इन पैटर्निटी टेस्टिंग। अगर कहीं डिस्प्यूट है पैटर्निटी को लेकर, है ना, कि फाइंड करना है कि बच्चा किसका है ना, या अगर कोई बच्चा क्लेम करता है कि मेरा फादर ये है, या फादर कोई क्लेम करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, वहाँ पर भी हम पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी हम पीसीआर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई हमारे पीसीआर के अकॉर्डिंग कि पीसीआर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके मेथड्स क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है पीसीआर के, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपका अगर पीसीआर से आता है तो वो छूट नहीं सकता। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो पीसीआर पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। केवल आपको ये वीडियो देख लेना है, और एक प्राइमर का मैंने अलग से छोटा सा वीडियो बना रखा है, उसको देख लेंगे तो पीसीआर वाला टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पर आपको लगता है कि आपको कुछ रह गया या कोई क्वेरी है आपके पास, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपकी क्वेरी का आंसर दूंगी। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।